हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 10th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। आज की वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी पिछले दोनों एक्सरसाइजेस के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप बाद में जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन vectors a and vector b with magnitude this and this respectively having a dot b equals to √6। तो हमें एक्चुअली में एंगल फाइंड करना है दोनों वेक्टर्स के बीच का। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्यूशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको एक पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि a वेक्टर का अगर आप b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। ये स्केलर प्रोडक्ट या फिर कहें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है √3 और 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है √3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 2। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैग्नीट्यूड्स के बारे में बताया था। मैग्नीट्यूड मतलब होता है वेक्टर का लेंथ कितना है। ठीक है, तो अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन है a डॉट बी जो है वो √6 है, इक्वल्स टू, देख सकते हैं आप a डॉट बी की वैल्यू √6 गिवन है, तो मैंने इसके जगह √6 रख दिया। ठीक है, अब a के जगह मैग्नीट्यूड ऑफ a की जगह √3 रख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b की जगह √2 है तो √2 नहीं है, यहाँ पे 2 आ जाएगा कॉस थीटा। हमें थीटा ही निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म नीचे आ जाएंगे, है ना, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये जाएगा √6 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये √3 इस 6 को 2 बार में कट कर देगा तो ऊपर आएगा √2, नीचे आएगा 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इस नीचे वाले 2 को, मतलब देखिएगा, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाई √2। ठीक है, तो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2 को मैं लिख रहा हूँ √2 मल्टीप्लाई बाई √2, लिख सकते हैं ऐसा, इक्वल्स टू कॉस थीटा। √2 से √2 कट जाएगा, हमें मिलेगा 1/√2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है। हमें मिला है कॉस थीटा जो है वो इक्वल है 1/√2 के, और मैं जानता हूँ 1/√2 एक्चुअली कॉस π/4 के इक्वल होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आएगा π/4। ठीक है, हालांकि इस तरह से आप एग्जाम में मत कट करिएगा, ये कट करना गलत होता है, बस समझने के लिए समझ सकते हैं कि ये cos थीटा से cos थीटा कट गया है, तो हमें मिला है थीटा इक्वल्स टू π/4। ठीक है, मैंने इसके जगह cos π/4 रखा, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें एंगल फाइंड करना है इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में। पहले इन दोनों वेक्टर को हम लोग कुछ सपोज कर लेंगे। मैं मान ले रहा हूँ कि ए वेक्टर इक्वल है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर है हमारा, बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो अब एंगल तो हम लोग एक ही तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो है a डॉट b करें तो हमें मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा मिल जाए। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे हम लोग निकालने जा रहे हैं a डॉट b, तो इसके लिए जस्ट कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, पहले मैं कंपोनेंट लिख दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस i के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इसके आगे हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इस k के आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसके भी आगे मैं 1 सपोज कर लूँगा। ठीक है, सबका मालिक है। अब क्या होगा, a और b का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 3 1 में मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा, 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, मतलब i वाले i में मल्टीप्लाई होंगे, j वाले j में, k वाले k में। तो 3 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, -2 जब -2 मल्टीप्लाई होगा तो +4 आएगा, 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, +3 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 10, यानी a डॉट b की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, इक्वल्स टू, अब मुझे किसी तरह a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में निकालना सिखाया था, कैसे a और b का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो अगर मुझे a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बहुत ईजी है निकालना, बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। लिखेंगे अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, -2 है और 3 है, तो 1 -2 और 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस
-2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा √14। ठीक है, कर लीजिएगा सॉल्व। उसी तरह b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सेम तरीका, रूट लगाएंगे पहले क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। ओके, यहाँ पे नंबर क्या है, 3 -2 और 1, 3 -2 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर से आ जाएगा √14। ठीक है, तो अब a की जगह लिखेंगे √14, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a की जगह, मैग्नीट्यूड ऑफ b की जगह भी √14 cos थीटा। ठीक है, ये जाएगा 10 = √14, 14 हो जाएगा cos थीटा, 14 नीचे आ जाएगा, 10/14 = cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 5/7 = cos थीटा। अब आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि ये cos जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 5/7 = थीटा। ये बातें मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताई थी। ठीक है, सेकेंड चैप्टर 12th का, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर के ऊपर। ठीक है, पहले इन दोनों वेक्टर्स को कुछ सपोज कर लेंगे, जैसे i - j है तो इसको मैं a मान ले रहा हूँ, a = i कैप - j कैप, इनके आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं 1 और 1 लगा लूँगा। उसी तरह मैं b वेक्टर मान लूँगा कि i + j है, i + j है, इनके आगे भी मैं 1 सपोज कर लूँगा क्योंकि नंबर्स नहीं गिवन है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का, इसका फॉर्मूला होता है a.b डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब अगर आपको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन b के ऊपर लगाना है या निकालना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर b के ऊपर निकालना है तो दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और जिसके ऊपर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। याद रखिएगा यही तरीका याद करने का। जैसे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी के ऊपर, जिसके ऊपर निकालना रहेगा ना उसको नीचे लिखेंगे, वो भी मैग्नीट्यूड में, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, यही तरीका होता है। तो a.b निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, a.b हम लोग यहाँ पे निकाल ले रहे हैं साइड में, a.b। ठीक है, कैसे करते हैं, इस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इस 1 को -1 में करेंगे तो 0 आएगा, जीरो नहीं आएगा, -1 आएगा ना। इस 1 को 1 में करेंगे तो 1 आएगा, इस 1 को -1 में करेंगे तो -1 आएगा, 0 नहीं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा a.b की वैल्यू 0 आ गई, a.b की वैल्यू 0 आ गई। अब कोई बेवकूफ़ ही होगा जो मॉड ऑफ b निकालेगा, आप निकाल सकते हैं लेकिन आप बेवकूफ़ होंगे। क्यों निकालना भाई, जब ऊपर 0 आ गया है तो कोई भी नीचे नंबर आया वो तो आंसर 0 ही आएगा, तो प्रोजेक्शन आया 0। ठीक है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर 0 आ गया तो आंसर 0 ही होगा, सिंपल। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन सेम है, हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर। पहले दोनों वेक्टर को कुछ मान लिया जाए। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि ए वेक्टर जो है वो इक्वल है i कैप + 3j कैप + 7k कैप के। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ नंबर नहीं है तो यहाँ पे मैं 1 सपोज कर लूँगा। फिर मैं वेक्टर b मान लूँगा, 7i कैप - j कैप लिखा हुआ है +8k कैप लिखा है, तो j कैप के आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, अब हमें a वेक्टर का प्रोजेक्शन b के ऊपर निकालना है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें b वेक्टर के ऊपर निकालना है इसलिए उसी से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले a.b निकाल लिया जाए, क्या पता इस बार भी 0 आ जाए, तो a.b करेंगे, कैसे करेंगे, इस 7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, इस 3 को -1 में करेंगे तो -3 आएगा, इस 8 को 7 में करेंगे तो 56 आएगा, वो भी प्लस में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 60, निकाल लीजिएगा। तो ऊपर आ गया 60, तो अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ b कैसे निकालेंगे, पहले अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, 7 यहाँ पे -1 और यहाँ पे 8 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 64। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 50 और 64 कितना हो जाएगा, 114 होगा, है ना, तो जाएगा रूट के अंदर 114। तो
ए डॉट बी करने पे क्या आया था, 60 आया था, तो इसके जगह हम लोग 60 रखेंगे, इसके जगह √114, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई √114, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 5th क्वेश्चन है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर जो दिए हुए हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों वेक्टर को कुछ सपोज कर लूँगा, ABC सपोज कर लूँगा। तो हमें तीनों वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर ये यूनिट वेक्टर होंगे तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ। तो तरीका क्या था, सबसे पहले रूट लगाएं, ठीक है, लेकिन अभी रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं ये वेक्टर है, उसके सामने 1/7 गिवन है। तो मैग्नीट्यूड में भी पहले 1/7 को बाहर कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद रूट लगाइए। रूट, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/7 इंटू √49 आएगा। √49 मतलब 7 ही होता है, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 कैंसिल। तो आप देख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड 1 ही आया है। तो इसका मतलब क्या है, ए जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो ए इज़ यूनिट वेक्टर, ठीक। अब उसी तरह बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहले 1/7 ब्रैकेट के बाहर है तो इसको हम लोग रूट के बाहर रख लेंगे 1/7। फिर रूट के अंदर कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, 3 है, -6 है और 2 है, 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जाएगा 1/7, रूट के अंदर फिर से 49 आएगा, फिर से 7 आ जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 आया है तो इसका मतलब बी जो है वो यूनिट वेक्टर है, बी इज़ यूनिट वेक्टर, ठीक। अब उसी तरह मैं सी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिएगा 1/7 बाहर है तो फिर से 1/7 बाहर कर लेंगे रूट के, तो ये 1/7 रूट के बाहर आ गया है। अंडर रूट के अंदर कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, 6 2 -3 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व करेंगे, फिर से 49 आएगा रूट के अंदर, फिर से कट जाने के बाद हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो सी का मैग्नीट्यूड भी 1 आया है, इसका मतलब सी इज़ यूनिट वेक्टर। तो आधा काम हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है, आधा काम हो चुका है। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं। अब हमें ये दिखाना है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो पहले इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं अगला बताता हूँ। तो कैसे किसी वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाया जाए, तो उसका तरीका होता है, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, उस केस में हम लोग फिर ए को बी के परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका मतलब ए जो होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखेंगे क्या आएगा, है ना। पहले मैं ए का डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ बी के साथ, तो फिर से वही तरीका, पहले हमें इस 1/7 को इस 1/7 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऑब्वियस सी बात है 1/49 आएगा, ठीक है। अंदर इस 3 को 2 के साथ करेंगे 6 हो जाएगा, इस 3 को -6 के साथ करेंगे -18 हो जाएगा, इस 2 को 6 के साथ करेंगे तो 12 हो जाएगा, वो भी प्लस में। सॉल्व कर लेंगे तो अंदर 0 आएगा, 1/49 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होगा। तो इसका मतलब ए डॉट बी करने पे 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। अब उसी तरह हम लोग बी और सी का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी वेक्टर के साथ। तो क्या तरीका है, फिर से भाई, यहाँ पे 1/7 है, यहाँ पे 1/7 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 1/49 आएगा, ठीक है। फिर इस 6 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, इस 2 को -6 में करेंगे तो -12 आएगा, इस -3 को 2 में करेंगे तो -6 आएगा। सॉल्व करेंगे फिर से 0 आ जाएगा। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करने पे भी 0 आ गया। इसका मतलब बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के साथ, ठीक। अब ए और सी का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इस 1/7 को इस 1/7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/49 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर इस 2 को 6 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना।
ठीक। फिर इस 3 को इस 2 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इस 6 को इस -3 के साथ करेंगे तो -18 आ जाएगा। फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, 0 आ जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करने पे 0 आ गया। इसका मतलब ए जो है वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों आपस में परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 8 मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 8b। ठीक है, तो ईजी है, बहुत ईजी है, चाहे खुद से भी कर सकते हैं। हमें गिवन क्या है, ए प्लस बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं ए माइनस बी वेक्टर के साथ, तो 8 मिल रहा है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले पता है क्या करेंगे, इस ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए हो जाएगा। ओके, फिर इस ए को बी के साथ करेंगे तो माइनस है तो ए डॉट बी हो जाएगा माइनस में। फिर इस बी को ए के साथ करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस बी डॉट ए वेक्टर। फिर इस b को माइनस बी के साथ करेंगे तो अभी से बात है माइनस बी डॉट माइनस बी आएगा इक्वल्स टू 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, a डॉट ए मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस a डॉट b है, इसे वैसे रहने दूंगा। b डॉट a मतलब भी a डॉट b ही होता है, ठीक है, नहीं उल्टा कर सकते हैं। माइनस b डॉट b मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ये से ये कट जाएंगे, हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। एक इन्फॉर्मेशन हमें और गिवन थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल है। तो इस a के जगह हम लिखेंगे 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b और इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर और इधर 8b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। माइनस करेंगे तो 63 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 8। ये हो जाएगा b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8/63। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा रूट के अंदर 8/63। अब इसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 2√2 आएगा, नीचे आएगा 3√7। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू हुई। हमें a का वैल्यू भी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल था 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b जो कि आया है 2√2 डिवाइडेड बाई 3√7। तो ये हो जाएगा 16√2 डिवाइडेड बाई 3√7। ठीक है, ये जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो दोनों आंसर आ चुके हैं, a का भी मैग्नीट्यूड आ चुका है और b का भी मैग्नीट्यूड आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ईजी है। पहले मैं लिख रहा हूँ 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। 3a को पहले 2a में करेंगे तो 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर आएगा। 3a को 7b में करेंगे तो प्लस 21a वेक्टर डॉट b वेक्टर आएगा। माइनस 5 को 2 में करेंगे तो माइनस 10b वेक्टर a वेक्टर आएगा। फिर माइनस 5b को 7b के साथ करेंगे तो माइनस 35b वेक्टर डॉट b वेक्टर आएगा। तो ये 6a डॉट a क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 21a डॉट b है माइनस 10b डॉट a है, इसको मैं a डॉट b लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस 35b डॉट b है, इसे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 21 में से 10 माइनस हो जाएगा तो ये 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 11a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ। ठीक है, तो आपके पास दो वेक्टर हैं a और b, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। क्वेश्चन में बोला है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर है। साथ में ये भी गिवन है कि दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हाफ है। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट मतलब a डॉट b, ये गिवन है आधा है। साथ में हमें ये गिवन है कि थीटा की वैल्यू 60 है, तो a डॉट b की जगह हाफ रख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a b की जगह भी मैग्नीट्यूड ऑफ a रख देंगे, cos थीटा की जगह 60 रख देंगे, हाफ हो जाएगा। इधर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 गया
हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर थे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब ये जो ए है वो एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोल दिया है। और हमें ये गिवन है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर ये 12 के इक्वल है। तो इस एक्स को एक्स में करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर आएगा। ठीक है, फिर एक्स को ए के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस ए को जब एक्स के साथ करेंगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर आएगा, माइनस ए को ए के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा इक्वल्स टू 12। एक्स डॉट एक्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर है तो ये जगह एक्स डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। क्योंकि हमें मालूम है कि ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब इसके जगह हम लोग 1 रख सकते हैं। ठीक है, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 ए का स्क्वायर की जगह 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 12, 1 उधर जाएगा 13 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर 13 आया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी √13। ठीक है, हमारा आंसर यही है। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमें गिवन है। कह रहा है ये तीनों इस तरह से हैं कि a प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है c के, ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया था दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्वेश्चन में कह रहा है a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर है c वेक्टर के साथ, तो इनका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी a प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट अगर c के साथ कराएं तो 0 आएगा। ए को सी के साथ करेंगे तो क्या जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस लैम्डा, क्योंकि अब इसको इसके साथ करना है तो लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। हमें ये गिवन था कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या क्या है, हमें ये सब गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या गिवन है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो ए डॉट सी पहले निकाल लेंगे, मतलब इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ करेंगे। ठीक है, इसमें k नहीं है तो मैं लिख दूंगा 0k। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है वहाँ पे 1 लगा दूंगा, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 लगा दूंगा। ठीक है, जिससे डॉट प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत ना है। तो a डॉट सी निकालना है, इसका मतलब इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इस 1 को इस 2 के साथ करेंगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, इस 0 को इस 3 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 8। तो a डॉट सी की वैल्यू 8 आ गई प्लस लैम्डा। अब हमें b डॉट सी भी निकालना है, तो b वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकाल लेंगे। 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, 1 को 2 के साथ करेंगे तो +2 हो जाएगा, 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, तो ये जाएगा -1। ठीक है, तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 0, तो ये जाएगा 8 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा बराबर 8। ठीक है, निकल गया आसानी से। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूफ करना है ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के साथ, ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के साथ, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं इस वेक्टर का देखिएगा मॉड ए डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड बी डॉट ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा मॉड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी ए वेक्टर के साथ। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं ऐसा मुझे शो करना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और क्या। अब ये चीज़ एक स्केलर है, याद रखिएगा, ये भी एक स्केलर है, ये वेक्टर है ये वेक्टर है, उसी तरह ये वेक्टर है ये वेक्टर है, ये दोनों स्केलर हैं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा बताइए। 2 बार मॉड ए है तो मॉड ए का स्क्वायर आ जाएगा, मॉड ए का क्या जाएगा स्क्वायर, फिर क्या है बी है और बी है तो बी डॉट बी यानी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उसी तरह इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a है और b है तो माइनस मॉड ए मॉड बी आएगा। ओके, b है और a है ना, b है और क्या है a है तो b डॉट ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा b डॉट ए। ठीक, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए मॉड b है और मॉड a है तो ये जाएगा मॉड b मॉड a, फिर a वेक्टर है और b वेक्टर है तो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड बी 2 बार है, अब देख सकते हैं मॉड बी जो है
मॉड बी 2 बार है, ठीक है, तो माइनस मॉड बी का स्क्वायर, फिर देखिए ए वेक्टर है और यहाँ पे भी ए वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, फिर जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है, बी डॉट बी क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है, माइनस मॉड ए मॉड बी, बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी कर दे रहा हूँ, ए डॉट बी कर सकते हैं ऐसा आप जानते हैं, प्लस मॉड बी मॉड ए है, इसको भी उल्टा कर सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कर सकते हैं, ए डॉट बी को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, माइनस मॉड बी का स्क्वायर है और ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं ये से ये कट जाएगा। उसी तरह आप इसको इससे काट सकते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं, बस इधर उधर लिखी हुई हैं, सब कट गया तो जीरो आएगा, जीरो आ गया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। 12th क्वेश्चन क्या है, ए डॉट ए का प्रोडक्ट जीरो है, ए डॉट बी का प्रोडक्ट जीरो है, तो कह रहा है कि आप बी के बारे में क्या बता सकते हैं। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए डॉट ए वेक्टर जीरो के इक्वल है। ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ए जीरो है, और ए का मैग्नीट्यूड तभी जीरो हो सकता है जब वेक्टर खुद जीरो हो, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड जीरो तभी हो सकता है जब ए जो है, ए का वेक्टर जो है वो खुद जीरो, ठीक है, वेक्टर खुद जीरो तभी उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। तो मुझे ये मालूम चल गया वेक्टर ही जीरो है, ए वेक्टर ही जीरो है। अभी हमें बोला है ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, तो ये ए डॉट बी तो जीरो आएगा, चाहे आप बी की जगह कुछ भी ले लें, क्योंकि ये तो जीरो वेक्टर है, ठीक है, इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर के साथ तो जीरो आएगा ही ना, चाहे बी कुछ भी हो, क्योंकि ए तो बेचारा खुद जीरो है, तो जीरो को जब आप बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ बी कुछ भी हो सकता है, बी कैन बी एनी वेक्टर, बी कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए 13th क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, मतलब ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं इस तरह से कि इन तीनों का जो सम है वो जीरो वेक्टर के इक्वल है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, शायद आप भूल भी गए होंगे, शायद क्या कन्फर्म ही भूल गए होंगे। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपने ये फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, वो अलग की बात है, आप भूल गए होंगे, पढ़ा जरूर होगा। तो इस ए के जगह हम लोग ए वेक्टर रखेंगे, बी के जगह बी वेक्टर रखेंगे प्लस सी वेक्टर रखेंगे, स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर मतलब होता है दो बार ए का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ए वेक्टर दो बार मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी वेक्टर दो बार मल्टीप्लाई होगा, प्लस सी का स्क्वायर मतलब सी वेक्टर दो बार मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 ए बी यानी ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस बी सी मतलब बी डॉट सी, प्लस सी ए मतलब सी डॉट ए। ओके, अब देखिएगा इसकी वैल्यू हमें जीरो गिवन है, तो जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, प्लस बी डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होता है, प्लस सी डॉट सी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर होता है, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। तो ए बी सी तो यूनिट वेक्टर थे, तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, यूनिट वेक्टर मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये 3 हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ये 2 नीचे आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी, तो -3/2 इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखिए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0 देन ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। कह रहा है अगर या तो ए 0 हो या तो बी 0 हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कह रहा है लेकिन कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। देखिएगा कह रहा है कि अगर या तो ए 0 हो या फिर बी 0, दोनों में से अगर कोई एक 0 है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये बात सही है। कन्वर्स बोल रहा है, कन्वर्स, कन्वर्स मतलब होता है उल्टा, कन्वर्स मतलब उल्टा, मतलब अगर ए डॉट बी 0 हो तो क्या कोई ये जरूरी है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई एक 0 हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
आप जानते हैं आई एक वेक्टर होता है, जे भी एक वेक्टर होता है, दोनों जीरो नहीं है, आई नॉट इक्वल टू जीरो, जे नॉट इक्वल टू जीरो। आई डॉट जे करा जाए तो जीरो आता है ना, क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। आई जो होता है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है और जे जो होता है वो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोनों वेक्टर जीरो नहीं है, इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसलिए कन्वर्स सही नहीं है। हम लोगों ने अपने आंसर को एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई कर दिया, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए 15th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस 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 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ए बी सी। तो बहुत ईजी है, हमें पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसके वर्टिसेस ए बी सी हों। तो ये रहा हमारे पास ट्रायंगल, इसमें ए बी सी मान लेंगे हम लोग कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं ए सपोज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। हमें एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। हमें एंगल ए बी सी निकालना है मतलब बी वाला एंगल निकालना है। हमें कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी सी के, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट है -1, 0, 0, सी का कोऑर्डिनेट है 0, 1, 2। तो आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह से दिया हो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। तो ये -i कैप -1 i कैप हो जाएगा, प्लस 0 है तो 0 j कैप, प्लस 0 है तो 0 k कैप। उसी तरह यहाँ पे सी वेक्टर का भी लिख सकते हैं 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप, इस तरह से लिखा जा सकता है। उसी तरह ए वेक्टर का भी लिख सकते हैं 1 है तो 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये तीन चीज़ें आएंगी। हमें ए बी सी एंगल निकालना है। पहले हम लोग ये वेक्टर फाइंड करेंगे जिसका नाम है बी ए वेक्टर। हम लोग बी ए वेक्टर फाइंड करेंगे। कौन सा वेक्टर? बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर मैंने आपको पिछले वीडियो में निकालना सिखाया था। कैसे निकालते हैं? ए में से बी माइनस कर देते हैं। ए में से बी माइनस कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या थी? 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, माइनस बी की वैल्यू क्या थी? -1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब इस चीज़ को माइनस तो आप कर ही सकते हैं, जैसे ही माइनस करेंगे आपको आंसर मिलेगा 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये मिलेगा आपको बी ए वेक्टर, ठीक है। अरे भाई इस माइनस को अंदर भेज दीजिएगा, आई वाले को साथ आई को ऐड कर दीजिएगा, जे वालों के साथ जे को ऐड कर दीजिएगा, के वालों के साथ के को ऐड कर दीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें ये वाला वेक्टर मिल चुका है। अब ये वेक्टर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता न करिए। अब बी सी वेक्टर निकालेंगे। कौन सा वेक्टर? बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या जाएगा? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी वेक्टर की वैल्यू क्या थी? 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप। ये सी की वैल्यू थी। माइनस बी की वैल्यू है -i कैप या -1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है। इधर हो जाएगा बी सी वेक्टर, ठीक। तो हमें वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, ये वाली वेक्टर की और ये वाली वेक्टर की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। तो देखिएगा, मैं इस वेक्टर को ए सपोज कर ले रहा हूँ, इस वेक्टर को बी सपोज कर ले रहा हूँ। तो हमें एक्चुअली ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ही तो निकालना है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जो कि होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा ही निकालना है, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा या फिर रिवाइंड करके, क्योंकि अब इन तीनों की जरूरत खत्म हो चुकी है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है अब हमें, ठीक। तो देखिएगा, क्योंकि हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। आप जानते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है। लिखेंगे पहले अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 2 3 का स्क्वायर कर देंगे। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा √17। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ गया? √17। उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? रूट, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा √6। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा? √6। दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं?
इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर उसी तरह इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 2 आ जाएगा +2। फिर इस 3 को इस 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10। तो a डॉट बी की वैल्यू 10 आ गई, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a है जो कि है √6, यहाँ पे √6 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ b है √17, यहाँ पे √17 आ जाएगा cos थीटा। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 17, 6 कितना होता है आप जानते हैं, √102। नीचे आ जाएगा √102 इक्वल्स टू cos थीटा। इस cos को उधर भेज देंगे, cos इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। थीटा बराबर मिलेगा cos इनवर्स 10 डिवाइडेड बाई √102। ओके, यही हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब देखिए 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16th कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर। ठीक है, मतलब यहाँ पे A है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 7, B है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 6, 3, और एक C वेक्टर है जो कि है C है, सॉरी वेक्टर नहीं, 3, 10, -1। हमें प्रूफ करना है ये तीनों कोलिनियर है। तो कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन में। ओके, तो पहले मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा। कौन सा वेक्टर, ए बी वेक्टर। उसके बाद मैं बी सी वेक्टर निकालूंगा। ठीक है, अब प्रूफ करूंगा कि ये दो वेक्टर जो मिल रहे हैं ये कोलिनियर है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में दो वेक्टर को कैसे कोलिनियर दिखाया था, मैंने आपको बताया था। ए वेक्टर बी वेक्टर ये कोलिनियर तब होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर तब होते हैं जब या तो आप ए इक्वल्स टू लैम्डा बी कर दें या फिर बी बराबर लैम्डा ए मिल जाए। मतलब अगर आप किसी तरह एक ऐसा लैम्डा फाइंड कर लें जिसको बी में मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस से आपको ए मिल जाए, या फिर ए में मल्टीप्लाई करें तो बी मिल जाए, इस केस में फिर हम लोग ए और बी को क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। लेकिन लैम्डा मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई। तो पहले हमें ये वेक्टर ए निकालना होगा और ये वेक्टर बी निकालना होगा। ए वेक्टर मतलब होता है ए बी वेक्टर। ठीक है, तो ये इक्वल होगा किसके, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के। तो बी वेक्टर तो मैंने निकाला नहीं है, कैसे निकालेंगे, 2i + 6j + 3k। ठीक है, सी वेक्टर कैसे निकल जाएगा, 3i + 10j - 1k। ओके, उसी तरह ए वेक्टर बताइए किस तरह निकल जाएगा। ए वेक्टर निकल जाएगा 1i + 2j + 7k। ठीक है, इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप + 6j कैप + 3k कैप माइनस ए वेक्टर की वैल्यू है 1i कैप + 2j कैप + 7k कैप। ठीक है, दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमें ए वेक्टर मिल जाएगा। तो ए वेक्टर बताइए कितना आएगा, 1i कैप + 4j कैप - 4k कैप, यही आएगा। ठीक है, फिर बी वेक्टर निकालेंगे। बी वेक्टर मतलब बी और सी से मिलके जो बना हुआ है, यानी बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके। ठीक है, सॉरी, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर करके। सी वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी, 3i + 10j - 1k माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी, 2i + 6j + 3k। ठीक है, माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 1i, ठीक है, + 4j - 4k आएगा, कर लीजिएगा माइनस। तो ये हमें बी वेक्टर की वैल्यू मिली। आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर आपस में इक्वल आए हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, बिल्कुल कह सकता हूँ, इक्वल है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ए बराबर 1 × बी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू 1 मिल गई। मैं अगर 1 को बी में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ए वेक्टर मिल जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो क्योंकि मैंने बोला था इस तरह से मिल रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर कोलिनियर है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, अगर ए बी वेक्टर कोलिनियर है इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ए बी सी आर कोलिनियर। प्रूफ हो गया। अब देखिए 17th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सो दैट दिस वेक्टर फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें प्रूफ करना है ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों वर्टिसेस को कुछ सपोज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ए मान रहा हूँ, ठीक है, इसको बी मान रहा हूँ और इसको सी मान रहा हूँ। इस वेक्टर को मैंने ए वेक्टर माना है, इस वेक्टर को बी वेक्टर, इस वेक्टर को सी वेक्टर मैंने माना है, ठीक है। मैं सी वेक्टर को यहाँ लिख रहा हूँ, ए वेक्टर को यहाँ लिख रहा हूँ, बी वेक्टर को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस के। बी का वैल्यू क्या है, 1i माइनस 3j माइनस 5k। सी का वैल्यू क्या है, 3i माइनस 4j माइनस 4k, ठीक है। तो अगर हमें किसी तरह ये प्रूफ करना है कि तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वेक्टर मिलके 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। क्योंकि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब दोनों से जो डॉट प्रोडक्ट ट्रायंगल बनेगा, अगर ये वेक्टर को मैंने किसी तरह परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया, तो जो ट्रायंगल बनेगा इन दोनों वेक्टर से वो आपस में राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो मैं किसी तरह बनाऊंगा सी ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर बनाऊंगा मैं, सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर। तो सी ए वेक्टर कैसे बनेगा भैया, सी ए वेक्टर बनेगा, ए वेक्टर को सी वेक्टर से माइनस कर दीजिए। ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको माइनस करेंगे सी के साथ जिसकी वैल्यू है 3i माइनस 4j माइनस 4k के साथ। तो सी ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये हो जाएगी सी ए वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। अब लगे हाथ हम लोग सी बी वेक्टर भी निकाल लेंगे। सी बी वेक्टर कैसे निकलेगा, जब बी में से सी को माइनस करेंगे तब, है ना। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बी में से जब सी को माइनस करेंगे तब हमें सी बी वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो बी वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, बी वेक्टर की वैल्यू थी 1i माइनस 3j माइनस 5k। सी वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, सी वेक्टर की थी 3i माइनस 4j माइनस 4k, ओके। तो इस 1 को जब माइनस 3 के साथ ऐड करेंगे तो माइनस 2i आएगा, माइनस 3 को जब प्लस 4 के साथ ऐड करेंगे तो प्लस 1j आएगा। कुछ लोग कहेंगे प्लस कहाँ कर रहे हैं भैया, अरे यहाँ आगे माइनस है तो इस माइनस के साथ मिलकर प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो आराम से माइनस कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं। उसी तरह के वाले के साथ करेंगे तो पता है क्या आएगा, माइनस के कैप आएगा, कर लीजिएगा, या फिर कहें माइनस 1k कैप, तो यह आ जाएगा सी ए वेक्टर, ठीक। अब जरा हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम चल गया ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी बी वेक्टर के साथ, ठीक। सी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी बी वेक्टर के साथ निकालेंगे। तो सी ए मतलब ये -1 को इस -2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 आ जाएगा। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऐड करने पे 0 आएगा। तो सी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी बी वेक्टर के करने के साथ 0 आ गया। इसका मतलब सी ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है सी बी वेक्टर के। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, परपेंडिकुलर है तो 90 बनेगा ही, ठीक है। प्रूफ हो गया, बहुत ईजी था ये तो। अब देखिए 18th क्वेश्चन, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, एक ऐसा वेक्टर है, ए एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी। कह रहा है लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, कह रहा है बोल रहा है कि लैम्डा ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अगर लैम्डा ए एक यूनिट वेक्टर है इसका मतलब लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड लैम्डा मॉड ए इक्वल्स टू 1, ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब मैं इस लैम्डा को उधर भेज दूंगा तो ये जाएगा मॉड ए इक्वल्स टू 1 बाई मॉड लैम्डा। ये बताता है मैग्नीट्यूड ए का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का ये गिवन है, तो ए इक्वल्स टू 1 बाई मॉड लैम्डा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। डी वाले में ही यही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। गोला लगा दीजिए डी वाले पे।
तो आज के वीडियो में टोटल 18 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अगर आपका कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे बड़ा आसान होता है डाउट बता पाना। कई लोग वहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं अपने डाउट्स। ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।